मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, संविधान में उद्देशिका जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं, तो वो स्टार्ट करेंगे। आज हम उसके जो है महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये उद्देश्य क्या है, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और ये जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है कि जो प्रस्तावना है या उद्देश्य क्या है वो कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो हमको बताना है कि अमेरिका से लिया गया है। यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है, ध्यान देना है कि जब सिर्फ पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज से याद रख लेना है कि जो उद्देश्य या प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और अगर ये पूछा गया कि इसकी भाषा जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये 3 फैक्ट क्लियर हुए। ये नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया और अमेरिका से ये लिया गया है और इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये सब लोग जानते हैं। ये भी फैक्ट बार बार पूछा जाता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को। देखते हैं कि और एक फैक्ट इसमें और पूछता है कि संविधान की जो उद्देश्य या प्रस्तावना है, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो ये सही भी बात है कि प्रस्तावना को आत्मा और कुंजी दोनों कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि जो अनुच्छेद 32 है उसको भी आत्मा कहा जाता है। संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को भी कहा जाता है। तो एग्जाम में जब आएगा तो हम कैसे ये कंफर्म करेंगे कि ये प्रस्तावना की बात कर रहा है आत्मा का या अनुच्छेद 32 का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन में यह कह के पूछे कि भीमराव अंबेडकर द्वारा किस चीज को या किसको जो है संविधान की आत्मा कहा गया है, तब हमको बताना है कि अनुच्छेद जो 32 है ये जो है आत्मा है किस, ये आत्मा है संविधान की। तो 32 जो अनुच्छेद है, जो 32 अनुच्छेद है, इसको आत्मा कहे हैं, कोई कहा है, तो कौन कहे हैं, तो ये भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया है अनुच्छेद 32 को कि ये जो है संविधान की आत्मा है। लेकिन सामान्यतः अगर क्वेश्चन पूछता है कि वैसे किसी का नाम नहीं लेके कि ये संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हमको 100% लगाना है कि उद्देश्य या प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये भी जो है उद्देश्य या प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर नाम से लगा के पूछा जाए कि उन्होंने किसे जो है संविधान की आत्मा कहा है, तो ये अनुच्छेद 32 को कहे हैं। ये ध्यान रखना है, दोनों में अंतर है, दोनों को आत्मा कहा गया है। तो इसी तरह से आगे है, हम देखते हैं कि जो ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 स्वरूप बताए गए हैं, मतलब स्वरूप नहीं 3 भाग बताए गए हैं। तो जिसमें पहला है संविधान के स्रोत, तो इसमें पूछा गया कि संविधान के स्रोत कौन से हैं। अगला है स्वरूप, इसका क्या है, उद्देश्य का स्वरूप कैसा है। और अगला है तीसरा, प्रस्तावना या उद्देश्य का क्या उद्देश्य है, इसको लाने का क्या उद्देश्य है, किस लिए ये संविधान में रखा गया है। तो संविधान के स्रोत की बात करते हैं, तो संविधान में जो स्रोत है, यहाँ पे स्रोत माना गया है कि हम भारत के लोग, मतलब भारत के जो लोग हैं वो स्रोत हैं किसके, संविधान के। तो भारत में जो है सर्वोच्च संविधान है, लेकिन संविधान में जो है जो सर्वोच्चता दी गई है उसमें हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता को सर्वोच्च माना गया है। इसके स्वरूप को देख लेते हैं, तो स्वरूप में है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये देश क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा और समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य और गणराज्य या गणतंत्र भी कहते हैं। तो ये जो 5 हैं,
ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो उद्देशिका के स्वरूप हैं वो कितने हैं। तो हमको याद रखना है कि ये जो स्वरूप है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और ये समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, और गणराज्य या गणतंत्र भी है। तो एक चीज इसमें ये भी देख लेते हैं कि ये जो समाजवादी है, ये यूरोप में अगर समाजवाद की बात की जाए तो यूरोप में मार्क्स का जो हम सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पे समाजवाद का अर्थ थोड़ा अलग है। वहां पे ये है कि वहां पे संघर्ष के द्वारा समाजवाद, जैसे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जब संघर्ष हुआ उसके बाद समानता की बात की गई, समाजवाद वहां पे उस तरह से आया संघर्ष के बाद। लेकिन भारत में जो समाजवाद है, ये समाजवाद बिना संघर्ष के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी टकराहट के समाजवाद की बात करता है। तो समाजवाद में बेसिकली ये नेहरू के विचार और गांधी के विचार को लिया गया है इस समाजवाद को। अगला जो है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का बेसिक मतलब ये है कि जो देश है, इस देश में कोई भी धर्म नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे जितने सारे धर्म होंगे वो संविधान के नजर में सब बराबर होंगे, सबके लिए संविधान जो है उसका सम्मान करेगा, वो सबका संरक्षण देता है। तो ये मतलब ये देश जो है किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा, पंथ निरपेक्ष होगा। अगला है लोकतंत्रात्मक। तो ये लोकतंत्रात्मक होगा जिसमें सारी शक्ति जो है जनता में होगी, जनता के द्वारा ही इसमें जो है तंत्रात्मक व्यवस्था की गई है। अगला गणराज्य है, तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। तो इस तरह से ये 5 स्वरूप हैं। आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, किस लिए प्रस्तावना है ये। तो इसका उद्देश्य प्रस्तावना में एक शब्द है न्याय। तो न्याय जो है किस संदर्भ में न्याय की बात करता है, जो प्रस्तावना में न्याय शब्द है ये किस किस न्याय की बात करता है। तो न्याय सामाजिक न्याय की बात करेगा, आर्थिक न्याय की बात करेगा और राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो प्रस्तावना में न्याय शब्द है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित, किस से संबंधित है, किस किस न्याय की बात करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय की बात करता है प्रस्तावना या हमारा संविधान, आर्थिक न्याय की बात करता है, और राजनीतिक न्याय, 3 न्याय की बात करता है संविधान। अगला है स्वतंत्रता और समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, बंधुता। तो ये 6 पॉइंट हैं इसमें उद्देश्य में, कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इन चीजों को स्पष्ट किया गया है। उद्देश्य है किसका, संविधान का, कि इसमें न्याय दिया जाएगा, जो भारत की जनता है उसको न्याय दिया जाएगा। न्याय कैसी होगी, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। उसके बाद हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलेगी, समता मिलेगी, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने का ये पूर्ण प्रावधान करेगा कौन, संविधान। राष्ट्र की एकता अखंडता को भी बनाने का पूर्ण दायित्व है, और बंधुता को बनाए रखने का भी प्रयास करेगा। तो ये इसके प्रस्तावना के जो है उद्देश्य हो गए। उद्देश्य में 6 बिंदु हैं और स्वरूप में जो है 5 बिंदु हैं। इसी तरह से स्रोत हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता को बताया गया है। तो ये महत्वपूर्ण प्रस्तावना से संबंधित था। इससे पीटी के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे जिस भी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से अगर इसको आपका तैयार इतना हो गया तो आप कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह से ये हो गया। इसमें 2 वाद आते हैं, क्योंकि ये विवादित था कि जैसे ये बाद में जोड़ा गया और इसमें प्रस्तावना ये संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें 2 वाद मुख्य रूप से पढ़े जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। पहला है बेरुबारी संघवाद। तो ये जो है 1960 में आया था। इसके द्वारा ये कहा गया कि ये उद्देशिका जो है ये संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी संघवाद में जो 1960 में आया, ये कहता है कि जो संविधान में जो प्रस्तावना है ये हमारा जो है ये संविधान का भाग नहीं है। मतलब इसको अलग मानते थे, संविधान से अलग मानते थे। तो संविधान से अलग मानने का मतलब है जो 368 है जिसमें संविधान संशोधन किया जाता है। तो अगर वो कोई चीज संविधान का भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस तरह से इसके अनुसार जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
आगे चल के केशवानंद भारती केरल वाद आया जो 1973 में आया। ये मानने लगा, तभी से माना भी जा रहा है कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है। प्रस्तावना को, ये जो वाद है केशवानंद, ये इसके द्वारा माना गया कि ये संविधान का भाग है। कौन? उद्देशिका या प्रस्तावना। तो यहाँ पे कहा गया कि भाग है, अगर भाग मान लिया गया तो अब हम आराम से जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, और किया भी गया। तो ये आने के बाद संशोधन एक किया गया, 42वां संशोधन 1976 में किया गया। किसमें? प्रस्तावना में। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए वो कौन कौन से हैं। तो याद रखना है कि समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है। ये 3 शब्द जोड़े गए। पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में लाया गया था। तो इस तरह से ये केशवानंद भारती को याद रखना है कि केशवानंद भारती द्वारा जो प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग मान लिया गया, और उसके बाद जो है संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो इस तरह से ये उद्देश्य और प्रस्तावना से इससे अलग क्वेश्चन कहीं से नहीं बनेगा। अगर उद्देश्य से प्रश्न बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ये इसका मेन पॉइंट है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं सब के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं, और इसको ध्यान से पढ़ने के बाद आप नोट्स भी बना सकते हो या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। तो ये रहा जो है प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।